वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का डीबीएमएस की इस लेक्चर सीरीज में। और अब यहाँ पर जो बात होने वाली है वो नॉर्मलाइजेशन के एंड कॉन्सेप्ट पे बात होने वाली है, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन किया कैसे जाता है और कितने तरीके के नॉर्मलाइजेशंस होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है। उन सब टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। तो पहली बात कि नॉर्मलाइजेशन हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, वी हैव टू थिंक। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक स्टूडेंट टेबल ले लेते हैं। और स्टूडेंट टेबल में मैंने आपको एसआईडी ले लिया, नेम ले लिया, ठीक है, कोर्स ले लिया, कोर्स नेम कह सकते हैं आप, या कोर्स नेम, या आप कह सकते हैं कोर्स आईडी अपनी वही पुरानी टेबल, कोर्स नेम, ये कुछ वैल्यूज़ ले ली। अभी यहाँ पर मैं प्रॉब्लम समझाऊंगा आपको। तो सिंपली इस टेबल को थोड़ा फिल कर लेते हैं। और इस टेबल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको दिखेगी। उस प्रॉब्लम को देख के आपको आइडिया लगेगा कि ये टेबल नॉर्मलाइज नहीं है ना। तो नेम मैंने एक कॉलम बना लिया, सीआईडी एक कॉलम बना लिया, और सी नेम एक कॉलम बना लिया। तो अब आप यहाँ पे मैंने पहली पॉइंट्स बताता हूँ। थोड़ा मुझे देख के चलना पड़ेगा कि कई बार ओबीएस बंद हो जाता है। सो बीच बीच में मुझे चेक करना पड़ेगा। इसकी वैल्यूज़ को अगर मैं फिल करता हूँ और यहाँ पर केवल इतना कह देता हूँ कि स्टूडेंट S1 है, सपोज ये भाई विक्रम है, और इनका कोर्स C1 C2 C3। और आप कहोगे ये सर क्या है ना। जैसे आप कहो कि C++ और जावा। तो यहाँ पे मैंने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को इंट्रोड्यूस किया है। और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो हैं वो आप कहेंगे कि उनके एक कॉलम के लिए, मतलब एक कॉलम में आप किसी मल्टी वैल्यूड, मतलब आपके उस कॉलम की वैल्यूज मल्टीपल हो सकती हैं और आपने एक ही जगह उनको प्लेस कर दिया है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सी आई डी और सी नेम, आपको पता है कि कोर्स एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा इनरोल कर सकता है। तो आपने एक ही जगह उसको पहले प्लेस किया। और इस प्लेसमेंट का एक प्रॉब्लम आपको सीधा दिखाई पड़ेगा कि S1 S2, जब आप जाओगे फॉर एग्जांपल हरी हैं और हरी का आईडी C1 C2 है, और आपने कहा कि C/C++ है। अब इसका सीधा सीधा एक प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिलेगा कि इस टेबल में कोई की डिफाइन नहीं हो पाएगा। बिकॉज अगर आप की डिफाइन करोगे SID, तो हाँ ठीक है, वो पता कर लेगी किस कॉलम को, SID को पता कर लेगी, नेम को पता कर लेगी, और बस इतना पता कर पाएगी। तो यहाँ पर सीधा-सीधा आप देख सकते हैं कि जो हमारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हैं, तो इनको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं क्योंकि उनकी एक समय पे कई वैल्यूज़ होती हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं। कई समय पे एक वैल्यूज़ होती हैं, और उन एक समय पे कई वैल्यूज़ होती हैं। इसकी वजह से इनको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहा जाता है। स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट आपको जानने में थोड़ा-सा अजीब लगेगा कि क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। इसके लिए हम जब डिज़ाइन बनाते हैं वहीं पे हम पहले देख लेते हैं कि कौन सा कॉलम हमारा एमवीए है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को मैं एमवीए बोलूँगा। तो एमवीए हमारे यहाँ पे ये 2 कॉलम हैं। जब मैं इस टेबल की देखने जाऊँगा तो की हमारी डिफाइन नहीं है, बिकॉज़ अगर आप एसआईडी को की बोलोगे तो एसआईडी बस नेम डिटरमिन कर पा रही है और एसआईडी। तो यहाँ से एसआईडी सारे कॉलम्स को डिटरमिन नहीं कर पा रही। तो एसआईडी हमारा ना तो सीआईडी को डिटरमिन कर पा रही है, और ना ही हमारे सी नेम को डिटरमिन कर पा रही है। तो इन दोनों कॉलम को डिटरमिन नहीं कर पा रही है। इसका मतलब इस टेबल की तो प्रॉपर की डिफाइन नहीं है। अगर इस टेबल की प्रॉपर की डिफाइन नहीं है, तो जो कॉलम पता नहीं किए जा पा रहे हैं वो आपके मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हैं। तो CID इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड सी नेम इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। दैट्स वाई आप उनको डायरेक्टली टेबल में नहीं बता सकते। तो इन टेबल्स को इवन कहते हो आप कि ये नॉट इन 1NF होती हैं। नॉट इन 1NF, ये सबसे ज़्यादा इम्प्योर, सबसे ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा इन्हीं टेबल्स में होता है। बिकॉज इसमें
आप एक पॉइंट देख सकते हो कि ये सिंगल वैल्यूड है, ये सिंगल वैल्यूड है, ये मल्टी वैल्यूड है, ये मल्टी वैल्यूड है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा कि सिंगल वैल्यूड की में आप एक साथ सिंगल वैल्यूड भी प्लेस कर रहे हो और एक साथ मल्टी वैल्यूड भी प्लेस कर रहे हो। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है इवन, तो आप उसको कह सकते हो कि केवल यहाँ पर एस आई डी डिटर्मिन एस नेम केवल एक एफ डी होगी। और वो क्यों होगी? क्योंकि उसके लेफ्ट में भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है और उसके राइट में भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है। तो ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, ये सिंगल वैल्यूड टू सिंगल वैल्यूड डिफाइन होती है, एस वी टू एस वी डिफाइन होती है। सिंपल सा काम है, एस वी टू एस वी, दैट इज द पॉइंट। तो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट को हम इवन नाम तक देते हैं, सिंगल वैल्यूड वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। कि भैया ये जो जो हमारे सिंगल वैल्यूड हैं उनके बीच में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी बन रही है उनको रख दो। अदरवाइज जो मल्टी वैल्यूड हैं उनके बीच की फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर कवर नहीं होती है, वो हम आगे कवर करते हैं जब हम BCNF से आगे नॉर्मल फॉर्म्स की बात करते हैं। क्योंकि हमारे एग्जाम में BCNF तक सिंगल वैल्यूड ही कवर होता है। तो अगर हमारे मल्टी वैल्यूड आ जाते हैं तो उनको कैसे हैंडल करें, उनको कैसे ध्यान रखें, इन सब चीज़ों पर बात DA के पेपर में नहीं है, CSE के पेपर में भी नहीं है। CSE में भी तो है थोड़ी बहुत, DA में तो है नहीं। लेकिन कभी ऑप्शनल वीडियोस बनाने का मौका मिला, मतलब मौका मिला इन द सेंस इस टॉपिक पर अगर टाइम आया तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा मल्टी वैल्यूड को भी। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि SID एस नेम प्रॉपर की भी नहीं बन पा रही इस टेबल की, बिकॉज SID से हम दो ही कॉलम पता कर पा रहे हैं और सिंगल वैल्यूड से सिंगल वैल्यूड ही पता किया जा सकता है। और ये जो नॉर्मल FD सेट की बात होती है, सिंगल वैल्यूड वाले लोगों के बीच में कनेक्शन बिठाती है और इसको सिंगल वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट भी बोलता है। तो आप क्लियरली यहाँ से ये चीज जान सकते हो। नाउ दैट्स थिंग। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ये तो आपको पता लग गया कि SID से ना तो आप CID, तो आप टेबल में इंफॉर्मेशन पूरी निकाल नहीं पाओगे। पहला प्रॉब्लम तो आपको यही दिख रहा होगा कि SID से आप ये पूरी चार पार्ट्स नहीं निकाल सकते, SU2 से ये चार पार्ट्स नहीं निकाल सकते, S3 का ऐसे ही कोई होगा एक स्टूडेंट। तो जब ऐसा नहीं कर पाओगे तो आपको फिर टेबल को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा और नॉर्मलाइज करने के लिए आपको टेबल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी को हटाना होगा। तो सबसे पहले मैं आता हूं कि यहाँ पे इसको लेके आया और मैं SID को लेके आ गया, फिर मैं नेम को लेके आ गया, फिर मैं CID को लेके आ गया, फिर मैं C नेम को लेके आ गया और ये मैंने S1 में विक्रम डाला और C1 डाला और C डाला, फिर S1 में मैंने विक्रम डाला, C2 डाला और C++ डाला, S1 में मैंने विक्रम डाला और C3 डाला, जावा डाला। जब मैं एक्चुअल टेबल बनाने आऊँगा, ठीक है, ये एक्चुअल टेबल बन रही है, ये तो हमने एक आपको पिक्चोरियल डायग्राम से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। और फिर S2 और ये रहे आपके हरी और ये रहे आपके हरी और यहाँ पे C1 और C2, C और C++। थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार कि चलो लेट्स देखते हैं। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये देखने को मिला होगा कि भाई ठीक है, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि ये कॉलम भी अब सिंगल वैल्यूड में बदल गया, ये कॉलम भी सिंगल वैल्यूड में बदल गया, ये भाई साहब, ये भाई साहब, सारे कॉलम सिंगल वैल्यूड में बदल गए, कहीं भी मल्टी वैल्यूड नहीं। तो अब अगर कहीं भी मल्टी वैल्यूड नहीं है तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये 1NF में होगी टेबल स्टूडेंट की। अगर ये 1NF में है तो 1NF की केवल एक प्रॉपर्टी है कि 1NF ये कहेगा कि उस टेबल में एटलीस्ट वन की होगी, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन की होगी पहली बार। और अगर की होगी तो ऑल कॉलम्स डिटरमिन हो रहे होंगे, ऑल कॉलम्स का पता लगाया जा रहा होगा बाया की। और सारे ही कॉलम्स का पता इसलिए लगाया जा पा रहा होगा बिकॉज वो सारे सिंगल वैल्यूड एट्रू SVA होंगे।
इसीलिए आप ऐसा कर पाओगे, वरना ऊपर में आप नहीं कर पा रहे थे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट से। तो आप कहोगे कि भाई हम इसलिए ऐसा कर पाए हैं, दैट इज द थिंग। तो अब यहां पर अगर आप एस आई डी अकेला की नहीं बना सकते, एस आई डी को आपको सी आई डी के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। और यहां से अब आप देखोगे कि एस आई डी सी आई डी कैन डिटरमिन एवरीथिंग। तो अब आप देखोगे एस आई डी सी आई डी डिटरमिन एस आई डी, एस नेम, सी आई डी एंड सी नेम। और फर्स्ट क्लास यहाँ से आपका पूरा वैल्यूज पता लग गया। और दिस इज द पॉइंट, हो गई बात खत्म। तो लेकिन इस तरीके की टेबल्स में आपको दो प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी। एक तो की मिलेगी देखने को, और वो की सारे सिंगल वैल्यूड कॉलम्स को पता कर लेगी, और टेबल में कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होगा। तो 1NF में कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होगा, कोई MVA नहीं होगा, MVA मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होगा। इतना सिंपल है। उसी का कंक्लूजन ये है और उसी का कंक्लूजन ये है। कोई एक बात कह रहे हो तो उससे दूसरी बात जुड़ी है और उससे तीसरी बात भी जुड़ी है। तो आप बिल्कुल ये चीज क्लियर कट डिफाइन कर सकते हो भाई, ऐसे है ना कि तो सिंपल है ये बात कि अब इस टेबल की प्रॉब्लम क्या है। इस टेबल की प्रॉब्लम इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी से ही समझ में आएगी आपको, क्योंकि एस आई डी सी आई डी हमारी की हो गई। तो अगर जब जब आप S1 के को एंटर करोगे तो एक आपको CID एंटर करना पड़ेगा C1, फिर S1 एंटर किया तो आपने C2, फिर आपने C3 एंटर किया तो भी S1 को एंटर करना पड़ेगा। उल्टा समझे, C1 को एंटर किया तो S1 डालना पड़ेगा, C2 को तो S1, C3 S1। ठीक है, परफेक्ट। लेकिन फिर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी ये भी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट अगर हम बनाएं तो SID CID जो है वो सबको डिटरमिन कर रहा है। ठीक है, एस नेम को भी डिटरमिन कर रहा है, कोर्स नेम को भी डिटरमिन कर रहा है, सब कुछ है। एस आई डी को भी डिटरमिन कर रहा है, सी आई डी को भी डिटरमिन कर रहा है, क्योंकि की है। लेकिन एस आई डी से आप सीधा क्या पता लगा सकते हैं, एस नेम भी पता लगा सकते हैं, और सी आई डी से आप कोर्स नेम पता लगा सकते हैं। यहीं पे आपको पंगा दिखेगा। क्या पंगा दिख रहा है आपको? बिकॉज आप कह रहे हैं कि मैंने अगर यहाँ पे C1 डाला और S1 डाला तो आपको फिर इस डिपेंडेंसी एस आई डी एस नेम में S1 और यहाँ इनपुट S1, तो आपको आउटपुट विक्रम लिखना पड़ेगा, बिकॉज आपने कहा था कि S1 के रिलेटेड आउटपुट विक्रम है। तो फिर अब जब दोबारा S1 डालोगे तो फिर आपको विक्रम दूसरी बार लिखना पड़ेगा। फिर आप दोबारा S1 डालोगे, फिर आपको यहाँ विक्रम लिखना पड़ेगा। इसी की वजह से आप देखो यहाँ पर 3 बार आपको S1 विक्रम, S1 विक्रम, S1 विक्रम रिफ्लेक्ट हो रहा है, जबकि ये हमारे कॉलम फालतू के चक्कर में पड़ गए हैं। S1 C1 हमारा जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, S1 C2 जेन्युइन है, S1 C3 जेन्युइन है। बट S1 विक्रम, S1 विक्रम, S1 विक्रम, इनको हम बार 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 इनका धुआं निकाले जा रहे हैं। तो S1 विक्रम इस डिपेंडेंसी की वजह से बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। बिकॉज जब भी आप नया कोई S1 यहाँ इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको S1 यहाँ पे भी डालना पड़ेगा और उसका नाम दोबारा रिपीट करके यहाँ लिखना पड़ेगा। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी बिल्कुल इससे चिपकी हुई है, इससे ही इसको ड्रिवन किया जा रहा है। मतलब इससे इसका सीधा कनेक्शन है कि जब कोई भी S1 अगर यहाँ डाला गया तो वो S1 का के रिलेटेड उसका नाम विक्रम अपडेट करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही CID सी नेम की बात चल रही है यहाँ पे। तो आप देखेंगे जहां जहां CID आप डालोगे वहां सी नेम भी लिखना पड़ेगा। फिर अगर आपने वही CID C1 डाली तो फिर वही नाम आपको सी नेम लिखना पड़ेगा, जो कि एक तरीके से रिपीटेशन है, उससे कुछ नहीं मिल रहा। इस इंफॉर्मेशन से तो मिल रहा है आपको कि S1 ने C1 C2 C3 कोर्स इनरोल किया या खरीदा, लेकिन S1 विक्रम, S1 विक्रम, S1 विक्रम से कुछ नया नहीं मिल रहा। C1 C, C1 C, C1 C, इससे भी कुछ, C1 कोर्स का नाम C लैंग्वेज है, C1 कोर्स का नाम C लैंग्वेज है। तो मैं हाईलाइट करूंगा इस पॉइंट को कि C1 कोर्स का नाम C है, C1 कोर्स का नाम C है।
ये दो देखो प्रॉब्लम्स दिख रही है आपको, प्लस यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको दिख रही है, दैट इज प्लस यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको दिख रही है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो भैया ये पंगा है, बिकॉज ये रिपीटेशन है, रिटर्डेंसी है, तो इस टेबल में भर भर के रिटर्डेंसी होगी। क्योंकि जब भी आप ऐसा करने जाओगे तो जो डिपेंडेंट डिपेंडेंसी होंगी, एक्चुअली में ये डिपेंडेंट डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंट डिपेंडेंसी है ना। इसकी वजह से किस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है। इसकी वजह से जब जब आप इनमें कुछ अपडेट करोगे तो आपको यहाँ अपडेट करना ही पड़ेगा। तो इसकी वजह से ये फालतू में मारे जाएंगे लोग, है ना। मिर्जापुर आपने देखी होगी, तो मुन्ना भैया को बचाने के चक्कर में उनके प्यादे की बलि चढ़ जाती, तो ये प्यादा है, इनकी बलि चढ़ेगी बार बार जब जब यहाँ पे अपडेट होगा। तो समझने वाले समझ पा रहे होंगे, समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो भी डिपेंडेंसी मेन डिपेंडेंसी पे डिपेंड होगी उसको तो रिपीट करना ही पड़ेगा। तो ये रिपीटेशन का कॉज इसलिए आता है, इतना सारा रिपीटेशन आपको देखने मिलेगा। मान लो अगर S1 ने 10 कोर्स इनरोल किए होते तो S1 नेम S1 नेम S1 नेम आपको 10 बार प्रॉब्लम देखने को मिलती। तो सिंपली आप कह सकते हो कि 1NF में भर भर के रिटेंडेंसी दिखेगी, हर तरीके की रिटेंडेंसी दिखेगी, हर तरीके की प्रॉब्लम आपको 1NF में देखने को मिलेगी। तो 1NF आपका सबसे इम्प्योर नॉर्मल फॉर्म है, जहाँ से नॉर्मल फॉर्म शुरू होती है। बट उसकी खासियत ये है कि एक की डिफाइन हो जाती है टेबल में, और आप सारे सिंगल वैल्यूड कॉलम्स होते हैं, तो आप वहां से चीजों को शुरू कर सकते हो। इतनी खासियत है बस। तो आपका जो ब्रेक पॉइंट था वो नहीं मिलेगा आपको। तो ये मतलब ब्रेक पॉइंट आपको मिल जाएगा, तो आपको सिंपली अब आप टेबल को प्योर करना शुरू करोगे। ठीक है, ऊपर वाले में तो इतनी दिक्कत थी कि आप की डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, तो आप 1NF में आए, ऐसा नहीं है कि आप 1NF में नहीं आए, 1NF में आपको आना पड़ेगा। लेकिन 1NF में अपनी, आपने कहा ना जैसे कि गए थे किसी एक समस्या को रिजॉल्व करने और दूसरी समस्या खड़ी हो गई, तो यहाँ रिटर्डेंसी नाम से आपको समस्या देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी। अब आपकी फाइट रिटर्डेंसी से है, अब आपकी फाइट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट से नहीं है, तो वो आपको रिजॉल्व करनी होगी। ठीक है, आई होप आपका पॉइंट आप समझ पाए होंगे। मैं एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, ये भाई साहब चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हाँ भाई चल रहे हैं, बिल्कुल दौड़ दौड़ के चल रहे हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो मैं सिंपली आपको यहाँ पे बताऊं कि 1NF जो है वो हाईली रिटर्डेंट है। जितनी भी हमारी और डिपेंडेंसीज होंगी उनका रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होगा, उसकी वजह से टेबल में बहुत सारी मल्टीपल डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन आएगी, और वो मल्टीपल डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन हमारा इंसर्शन में प्रॉब्लम करेगी, इंसर्शन एनोमली क्रिएट करेगी, डिलीशन एनोमली क्रिएट करेगी, या कई तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। डेटा कंसिस्टेंट नहीं दिखेगा, डेटा इनकंसिस्टेंट दिखेगा, और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने अगले पॉइंट पे कि 1NF अगर हमारी टेबल है तो हम पहचानेंगे कैसे। तो उसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेबल ली और उसमें 3 कॉलम ले लिए, और मैंने कहा कि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट है, ए बी गोज टू बी गोज टू सी एंड सी गोज टू डी। और मैंने कहा कि बताओ ये 1NF में है कि नहीं। तो आप ए क्लोजर जैसे ही निकालने गए, आपने कहा ए से हमने सारे कॉलम पता कर लिए, और ए अपने आप में मिनिमम है, ए को आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपने डिक्लेयर कर दिया ए इज की। अब ए इज की, तो आपका काम हो गया, बिकॉज आपको एक की चाहिए थी, वो आपको मिल गई, और की ने सारे सिंगल वैल्यूड कॉलम को पता कर लिया, और यहाँ सारे पड़े भी हैं सिंगल वैल्यूड कॉलम। तो आप कहोगे कि ए इज इन 1NF, एटलीस्ट 1NF। 1NF में अब ये आ गया, बाकी आगे है कि नहीं है 2NF, वो हम आगे उनकी प्रॉपर्टीज से चेक करेंगे। बट कम से कम 1NF का हमारा पॉइंट सेटिस्फाई हो गया कि हमको एक की मिल रही है, और वो की सारे कॉलम को ड्राइव कर रही है। की का मतलब ये है कि वो सारे कॉलम सिंगल वैल्यूड कॉलम को पता कर पाए। तो एक की के अलावा 2 की भी मिल सकती हैं, 3 की भी मिल सकती हैं, सो इट्स नॉट द बिग डील। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको कि एक की मिल रही है, दो की मिल गई तो वो 1NF में नहीं होगा। बस इतना पॉइंट है कि एक की अगर हो गई तो 1NF में होगा।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को हटा दूं और मैं कहूं कि क्या ये 1NF में है, तो आप कहोगे कि नहीं, 1NF में नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ए क्लोजर जो है वो केवल डिटरमिन कर पा रहा है ए बी सी को, एंड सारे कॉलम आप पता नहीं कर पा रहे हो, यानी यू कैन नॉट फाइंड द डी कॉलम. So here you can't define any key. So definitely the D is the multivalued attribute. That's why you can't determine with the help of single value. क्यों? क्योंकि ये A सिंगल वैल्यूड है और ये D मल्टी वैल्यूड है. इसकी वजह से सिंगल वैल्यूड मल्टी वैल्यूड को डिटरमिन नहीं कर पा रहा है. इसलिए आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट में केवल सिंगल वैल्यूड वाली कॉलम ही पड़े होते हैं, इसलिए डी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसीलिए डी को पता नहीं किया जा सकता. ठीक है, इसलिए प्रॉपर की नहीं बन पाई इस टेबल की, तो ये 1NF में भी नहीं है. नॉट इन 1NF, नॉट इन 1NF. और इसको 1NF में लाने का तरीका ये है कि आप ए के साथ जो सिंगल वैल्यूड है उसको मल्टी वैल्यूड को जोड़ दो. नाउ अगर आप इसको आप देखोगे ए डी, दिस इज द सिंगल वैल्यू, क्योंकि सिंगल वैल्यूड के साथ आप सिंगल वैल्यूड ही कनेक्ट कर सकते हो. सो दिस इज सिंगल वैल्यूड एंड दिस इज सिंगल वैल्यूड. तो आप सिंगल वैल्यूड के साथ सिंगल वैल्यूड कनेक्ट कर सकते हो. तो आप इजीली कह सकते हो कि हाँ, अब यहाँ पे की डिफाइन हो गई, बिकॉज अब इसका क्लोजर लोगे तो ए बी सी डी आ जाएगा, और आप तभी देखोगे कि सिंगल वैल्यूड की ने सारे कॉलम सिंगल वैल्यूड पता कर लिए हैं. नाउ अब जो है ये 1NF में है. पहले वाली टेबल 1NF में नहीं थी, बट ये 1NF में है. सो इजिली यू कैन फाइंड आउट कि ये भाई साहब 1NF में हमारे हैं. तो आई थिंक आप पता कर सकते हो 1NF इज नॉट इन 1NF एंड इट इज इन 1NF और नॉट. ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर सिंपली कि 1NF में आपको बहुत सारी रिटर्डेंसी देखने को मिली थी. उस वो रिटर्डेंसी की वजह से कई तरीके की एनोमलीज थी. तो अब हम 1NF में एक पॉइंट और बोल सकते हैं कि 1NF के बाद आता है इन 2NF. इन 2NF और इन 2NF का पहला पार्ट है कि हम सबसे पहले ये चेक करना आना चाहिए हमको कि कौन टेबल नॉट इन 2NF होती है. नॉट इन 2NF होती हैं. कौन टेबल नॉट इन 2NF होती है. नॉट इन 2NF की आपको एक पहचान बताता हूं कि इफ एनी फंक्शनल डिपेंडेंसी x गोज टू y, ऐसे ही लिखा जाता ना फंक्शनल डिपेंडेंसी को. एनी फंक्शनल डिपेंडेंसी x गोज टू y if left side x is proper subset of candidate की, and दूसरी कंडीशन by must be नॉन की एलिमेंट. तो भैया दोनों चीजें एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो आप कहोगे कि वो जो x गोज टू y है वो आपका पार्शियल डिपेंडेंसी होगी. इफ एनी फंक्शनल डिपेंडेंसी सेटिस्फाई दीज टू प्रॉपर्टी कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी, और ये वायरस है. पार्शियल डिपेंडेंसी किसके अर्थ में बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है कि ये एक्चुअल में डिपेंडेंट होगी आपकी ऐसी डिपेंडेंसी पे जिसमें ये मतलब कैंडिडेट की से डिपेंडेंसी है, इसलिए इसको पार्शियल बोला. तो यहाँ पे ये पार्शियल डिपेंडेंसी से आपको खतरे क्या हैं दिखेंगे कि इस पार्शियल डिपेंडेंसी, जैसे आप पिछला खतरा देखो, SID CID जो है वो डिटरमिन कर रहा था एस नेम सबको, लेकिन SID से भी एस नेम डिटरमिन हो रहा था.
तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप एसआईडी सीआईडी से आप सब कुछ पता लगा रहे थे, एसआईडी सीआईडी से आप एसआईडी पता लगा ले रहे थे, सीआईडी पता लगा रहे थे, एसनेम पता लगा रहे थे, या और भी एट्रीब्यूट होते सब कुछ पता लगा लेते। लेकिन जब भी आप यहाँ S1 C1 डालोगे तो यहाँ S1 विक्रम भी डालना पड़ेगा आपको, और फिर अगर यहाँ पर आप S1 C2 डालोगे तो फिर उस S1 से रिलेटेड आपको विक्रम डालना पड़ेगा। तो भैया देखो, ये डिपेंडेंसी पार्शियल डिपेंडेंसी है। क्यों पार्शियल डिपेंडेंसी है, अभी हम चेक करेंगे। बिकॉज अगर आप इसमें ये देखो कि हमारी जो की निकली थी वो थी SID CID, दिस इज कैंडिडेट की। और अगर हम इस डिपेंडेंसी का लेफ्ट साइड देखते हैं तो ये है SID, जो कि है प्रॉपर सबसेट। तो SID इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ SID CID। तो आप कह सकते हो कि ये हमारा कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट है X। तो सेटिस्फाई द कैंडिडेट की एंड बाय मस्ट बी द नॉन की एलिमेंट, बाय मस्ट बी द नॉन की एलिमेंट। तो बाय हमारा नॉन की एलिमेंट हो गया। अब बाय हमारा नॉन की, बिकॉज एस नेम इज द नॉन की एलिमेंट। नॉन की एलिमेंट मतलब जो सीधा सीधा कीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो कीज में अगर पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट्स को की एलिमेंट्स भी बोलते हैं, की एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, दोनों चीजें बोलते हैं। तो की एलिमेंट्स जो है वो हमारा क्या है, SID CID। और प्राइम की एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स और प्राइम एट्रीब्यूट्स, प्राइम मतलब मुख्य मुख्य भाग है ये एट्रीब्यूट्स। और नॉन की कौन होंगे या नॉन प्राइम कौन होंगे, नॉन प्राइम या नॉन की, है ना, ये होंगे हमारे एस नेम, जो कि किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, और सी नेम किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं। तो यहाँ से एस नेम डिक्लेयर हो गया, दिस इज द नॉन की एलिमेंट एंड दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द कैंडिडेट की। So definitely we detect a partial dependency which will be the cause of lot of redundancy, lot of repetition. That's why you can say this schema is not even in 2NF also, जो हमने वो बनाया था स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट टेबल जो हमने बनाई थी, जहाँ पे SID CID और सी नेम और एस नेम सब कुछ लिया था, और एक फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट हम इसका देख सकते हैं। तो ये नॉट इन 2NF होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाली FD सेट एग्जिस्ट करेगी जो पार्शियल है। तो पार्शियल को सीधा सीधा मैंने आपको पहचानना बताया कि पार्शियल को पहचानेंगे कैसे, और आपको एग्जांपल्स भी एक दो करवा दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर कट आइडिया लगेगा कि पार्शियल डिपेंडेंसी जो है। ठीक है, तो अगर आप इस बात को ध्यान रखते हैं, दोनों इन कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाई, एक भी अगर ऐसा वायरस मिल गया पार्शियल डिपेंडेंसी का तो वो रोक देगा आपको 2NF में होने से। तो इसको एग्जाम्पल से करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एक मैं टेबल ले रहा हूँ जिसमें 4 कॉलम है और एक फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट है उनका, AB गोज टू C एंड C गोज टू D एंड B गोज टू D ऑल्सो। जैसे ही आपने इसको बनाया, आपने कहा कि लेट्स चेक द की, सो AB क्लोजर डिटरमिन ABCD एंड दिस इज द ओनली कॉम्बिनेशन विच कैन डिटरमिन ऑल द कॉलम्स इन द राइट साइड। तो आप कहोगे कि की हमारा जो है वो AB हो गया, की इज द AB। इफ की इज द AB देन डेफिनेटली यू कैन से कि ये 1NF में तो होगा, क्योंकि आपको एक की मिल गई। अब ये 2NF में है, तो आप चेक करो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को। इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में आपने लेफ्ट चेक किया, तो लेफ्ट इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ की, बिकॉज AB इज द सबसेट ऑफ AB। बट हमें प्रॉपर चाहिए, लेस चाहिए हमको, तो लेस तो नहीं है ये। तो ये तो की है, की से तो कोई रिडंडेंसी डुप्लीकेट वैल्यूज आएंगी ही नहीं कभी। तो ये तो परफेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इससे कभी भी डुप्लीकेसी नहीं आएगी, बिकॉज इसके लेफ्ट में की चिपका हुआ है, और की हमेशा यूनिक होती है, तो डुप्लीकेट आने के चांसेस ही नहीं है। लेकिन C to D आप जाओगे, मे बी आप इसका लेफ्ट चेक करने गए
तो आपने कहा नो, इट इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की बिकॉज दिस इज द नॉन की, and non-key will be never subset of the candidate key. So it is also not follow the both property of partial dependency. It is okay for the 2NF. But B2D, in B, if you check B is the non-key, yes, B is the proper subset of the candidate key, satisfy the rule number 1. And again D is the non-key and it satisfies the rule number 2. सो ये डिटेक्ट हो गई आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी भाई। और पार्शियल डिपेंडेंसी एक भी डिटेक्ट हो गई, एक से ज़्यादा भी डिटेक्ट हो सकती हैं, अगर एक भी डिटेक्ट हो गई तो आप सीधा कह सकते हो कि भैया ये डेटाबेस जो है नॉट इन 2NF है, नॉट इन 2NF, इवन नॉट इन 2NF। तो ये 2NF में देखने को आपको नहीं मिलेगा, सिंपल। तो 2NF की पहचान क्या है कि अगर एक भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए 2NF के लिए। और 2NF में ना होने की पहचान क्या है? अगर एक भी पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई जो हमारी डिपेंडेंट है ना। अब देखो ये B2D किस पे डिपेंडेंट है? ये AB to C पे डिपेंडेंट है। तो B2D इज डिपेंडेंट टू AB to C, है ना। बिकॉज जब भी हम यहाँ B की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो उस B से रिलेटेड यहाँ भी वो B डालना पड़ेगा और उस B से रिलेटेड यहाँ D अपडेट करना पड़ेगा। तो इनका रिपीटेशन हमको अननेसेसरी करना पड़ेगा ड्यू टू दिस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पार्शियल डिपेंडेंसी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन टॉपिक्स पे बड़े वीडियोस बनाना जरूरी क्यों है, क्योंकि अभी तो आपको बिल्कुल सरफेशियल क्लैरिटी आ रही होगी और यूट्यूब वीडियोस में तो खैर क्या ही बताएं, क्या क्या बिल्कुल डीप क्लैरिटी के बिना कुछ भी लॉजिक से तो हम एक्सप्लेन कर लेते हैं बट फील नहीं आ रहा होता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम पार्शियल डिपेंडेंसी भी बता रहे होते हैं, सब कुछ बता रहे होते हैं, बट फील किसी को नहीं आता, जरा सी चीज़ों में आपको घुमाया जा सकता है। तो अब आपको कनेक्ट हो रहा होगा कुछ कुछ पार्शियल डिपेंडेंसी का, लेकिन चूंकि फिर भी अभी बात पूरी मैं रख नहीं रहा हूँ, है ना, इसको रखूंगा मैं। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर मैं एक एग्जाम्पल भी उठा ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल उठा लेता हूँ कि क्या ये टेबल 2NF में होगी कि नहीं होगी। अभी 2NF की बात चल रही है, तो 2NF के लिए आप चेक करो। सबसे पहले की निकालो, AC क्लोजर, ACBD, ये हो गया। AC अपने आप में अब तोड़ा नहीं जा सकता, देख लेना तोड़ के आप, नहीं टूटेगा। तो AC हमारा की हो गया, AC हमारा की हो गया। देन यू कैन से कि यस, दिस इज द थिंग, AC इज द की। अब अगर AC की हो गया तो आपको 1NF में तो मिल गया, 1NF का टेंशन ही नहीं है, की हो गया। बट 2NF में आप इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करने गए, ये एकदम ओके फंक्शनल डिपेंडेंसी है, लेकिन जैसे ही आपने A to D को पकड़ा, A to D में आपने देखा कि इसके लेफ्ट में A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ AC। सो यस, इट्स रूल द सेटिस्फाई रूल द नंबर 1, प्रॉपर सबसेट वाला। और दूसरा आपने चेक किया कि D इज द नॉन की। वाई नॉन की? because A, C is the prime attribute or key attribute, and rather than this all are non-key attribute. So D is the non-key attribute. It also satisfies the rule number 2 simultaneously. D is non-key. So आप कह सकते हो कि this is not even 2NF because there is a one detection of the virus is called partial dependency. This is not the partial because this left side is not the proper subset of the candidate key. D is not proper subset. So D is not proper subset of AC. So you can say this is not partial. This is full dependency actually. This is also full dependency. But A to D is the partial dependency. With the help of partial, even single partial dependency detect हो जाए तो आप कहोगे कि वो टेबल R is not in. So R is not in 2NF. 1NF में तो है, 2NF में नहीं, बिकॉज 1NF के लिए तो की होना जरूरी है जो कि मिल गया था आपको। तो सिंपली आप इस तरीके से लॉजिक्स को बता सकते हो। अब 2NF में अगर नहीं है तो 2NF में जो आता होगा, जैसे मैंने क्या किया कि 2NF का फिल्टर लगा दिया, तो यहां से आपको नॉट इन 2NF मिलता होगा। ठीक है, अब नॉट इन 2NF में आपने एक फिल्टर चिपका दिया और वो फिल्टर चिपका दिया 2NF का, तो फिर इस साइड आपको क्या मिलेगा?
2NF वाली टेबल मिलेंगे, 2NF टेबल। हो गया काम आपका परफेक्ट 2NF टेबल का। तो 2NF में होने की पहचान क्या है, कैसे हम चेक करेंगे कि कोई टेबल 2NF में है या नहीं? तो 2NF में होने की पहचान बस सिंपल वही है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसी टेबल की बात करें और यहाँ पे हम जोड़ दें कि हाँ चलो इसी टेबल में इसको हटा के हम यहाँ पे जोड़ देते हैं कि CD और डिटरमिन B ऑल्सो, लाइक दैट, ऐसा कुछ जोड़ देते हैं। देन अगर आप चेक करोगे तो ये डिपेंडेंसी तो प्रॉब्लम कर ही नहीं रही थी, बट CD गोज टू B को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा शायद पार्शियल है, बिकॉज C इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ AC। हाँ, बट CD इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ AC, है ना, बिकॉज CD AC के अंदर नहीं आएगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब उसके अंदर आए, तो इट इज नॉट द प्रॉपर सबसेट। उसका कुछ पार्ट इन्वॉल्व है, पूरा पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। सो दिस इज नॉट द प्रॉपर सबसेट, सो रूल नंबर 1 इज वायलेटेड। सो बस आप कहोगे इट इज नॉट द पार्शियल, इट इज नॉट पार्शियल, नॉट पार्शियल। इफ इट इज नॉट पार्शियल आप कहोगे यस सर, दिस डिपेंडेंसी is full dependency, and this dependency is full dependency, this dependency is full dependency, all dependencies are full. So you easily can say yes sir, this is table, this table is in 2NF, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ये टेबल आपकी आ जाएगी। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉब्लम कि भैया हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी जैसा तो हमको दिख रहा है बट है नहीं। या मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं कि भाई ए गोज टू बी, बी गोज टू सी, सी गोज टू डी, और मैंने कहा कि ए क्लोजर डिटरमिन ऑल द कॉलम्स ए बी सी डी, और फिर मैंने बोला कि भाई अब बताओ, तो ये बिल्कुल ओके डिपेंडेंसी है, ये नॉन की टू नॉन की है, ये नॉन की टू नॉन की है। So no partial dependency detected. No partial dependency detected. Then you can say, yes, sir, this table R is in 2NF. तो R हमारा 2NF में हो गया। तो R को 2NF में पहचानने का तरीका आपको पता लगा होगा, ठीक है, कि कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी डिटेक्ट नहीं होगी। अब 2NF में भी अपनी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, क्या आती हैं क्या नहीं आती हैं, बात तो इन पर होगी, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब हम आ जाते हैं 3NF में होने की पहचान क्या है। 3NF में होने की पहचान, पहली कंडीशन कि एवरी, यहाँ पे मैं वर्ड लगा रहा हूँ, एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिसको एक्स गोज टू बाय लिख रहा हूँ इन जनरल में, उसमें पहला एक्स शुड बी कैंडिडेट की और सुपर की, और ऑपरेटर लगा है, ये ध्यान रखना, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा, बाय शुड बी प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट कह रहा, वाई शुड बी प्राइम एट्रीब्यूट और की एलिमेंट। प्राइम और की एक ही चीज होती है, प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट और की एलिमेंट, और की एलिमेंट। तो सिंपली प्राइम एट्रीब्यूट और की एलिमेंट की बात चल रही है यहाँ पे। तो प्राइम एट्रीब्यूट और की एलिमेंट होना चाहिए आपका, इतने से आप बता सकते हो प्राइम एट्रीब्यूट और की एलिमेंट। सो सिंपली दिस शुड बी द प्राइम एट्रीब्यूट एंड की एलिमेंट। तो इसका पहचानेंगे कैसे हम, इन दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो गया, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, आपका काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल पिक करता हूँ यहाँ से, और ये टेबल है कि भैया देखो ए बी सी डी, 4 कॉलम ले लिए मैंने, ठीक है, और फिर मैंने एक फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट ले लिया कि ए गोज टू बी, बी गोज टू सी, सी गोज टू डी। अब मैंने चेक किया कि ए क्लोजर डिटरमिन ऑल द एट्रीब्यूट ए बी सी डी, तो आपने कहा ठीक है, ये वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज हमारा जो ए है वो पहले रूल नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज
ये टेस्ट पास कर गई फंक्शनल डिपेंडेंसी 3NF का, बट इसका टेस्ट करने गए फंक्शनल डिपेंडेंसी का, तो इसका लेफ्ट पार्ट तो हमारा कैंडिडेट क्या सुपर की नहीं है, वायलेटिंग द रूल नंबर 1, बट सी को जब हम चेक करने गए तो इट इज़ ऑल्सो नॉट द प्राइम एट्रीब्यूट, बिकॉज द प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो केवल हमारा ए है, ए इज़ द प्राइम एट्रीब्यूट, क्योंकि अकेला ए की बना रहा है, तो प्राइम एट्रीब्यूट या की एलिमेंट हमारा ए है, और नॉन की एलिमेंट या नॉन प्राइम एक ही चीज होती है, ये हमारे हैं सी डी, दो बी सी डी, ये तीन है हमारे। तो आप कहोगे कि दिस ऑल्सो नॉट सेटिस्फाई द रूल नंबर 2, सो दिस इज नॉट पास द टेस्ट ऑफ 3NF। तो इस डिपेंडेंसी ने 3NF का टेस्ट पास नहीं किया, सेम इस डिपेंडेंसी भी 3NF का टेस्ट पास नहीं करेगी, और यहाँ पे मैंने एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में लिखा है, तो ये टेबल नॉट इन 3NF होगी, नॉट इन 3NF होगी। तो आप आसानी से बता बता सकते हो कि नॉट इन 3NF का लॉजिक क्या है, सबको पास होना चाहिए टेस्ट में। तो सर क्या हम कोई ऐसा और एग्जांपल दिखा सकते हैं आप जहाँ पे हम चेक कर लें कि वो, और ये सब एफडी सेट से चल रहा है बेटा, यू कैन फाइंड आउट एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ एफडी सेट। तो एफडी सेट से ही पूरा नॉर्मलाइजेशन होता है, ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन का पूरा जो बेस है वो एफडी सेट है, एफडी सेट के बिना हम नॉर्मलाइजेशन कर ही नहीं सकते। तो एफडी सेट मैं ले रहा हूं, ए गोज टू, ए बी गोज टू सी, एंड सी गोज टू बी, एंड ए डी, सो सी गोज टू डी ऑल्सो। सो don't like pick like that, because C goes to D, या ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं तो ज़्यादा आपको पिक करेगा ये पॉइंट। A goes to B, B goes to C, C goes to D, and D goes to A, दिस वे। तो अब अगर आप इसको देखने जाओगे तो की निकाला आपने, ए क्लोजर डिटरमिन ऑल द एट्रीब्यूट ए बी सी डी, यस, ए बी सी डी डिटरमिन कर लिया आपने। अब ए बी सी डी डिटरमिन करने के बाद अब आपने क्या किया यहाँ पे कि ए बी सी डी डिटरमिन हो गया, तो ए बी सी डी डिटरमिन करने के बाद आप ये यहाँ पर बोलोगे कि ए क्लोजर डिटरमिन ऑल द कॉलम्स। तो भैया इसको चेक किया, लेफ्ट पार्ट इज द कैंडिडेट की ओर, यस, बट दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी बी अगर आपको दिखेगी नहीं, बट यहाँ पर बी क्लोजर भी सब कुछ डिटरमिन करेगा, बी सी डी ए, एंड सी क्लोजर भी डिटरमिन करेगा सी डी बी ए, और डी क्लोजर भी डिटरमिन करेगा डी ए बी सी। तो भैया यहाँ सारी कीज हैं, और सारी कीज हैं, और सब लेफ्ट में कीज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, दिस ये भी टेस्ट में पास होगी 3NF के, बिकॉज रूल नंबर 1 सेटिस्फाइड। यहाँ भी रूल नंबर 1 सेटिस्फाइड, ये भी 3NF में पास होगी। यहाँ भी रूल नंबर 1 सेटिस्फाइड, ये भी 3NF में पास होगी। ये भी रूल नंबर 1 सेटिस्फाइड, ये भी 3NF में पास होगी, क्योंकि सबके सब की हैं, तो लेफ्ट वाला हमेशा की मिल जा रहा है आपको, तो आप कहोगे कि यस दैट इज द थिंग। तो ये आप सिंपली बता सकते हो प्राइम एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट। इवन अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हो तो एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूँ, ये एग्जांपल थोड़ा सा वो हो गया है, बट ये पहले ही मैंने सॉल्व किया था एक लेक्चर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी, उसी का एग्जांपल है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ, ए गोज टू बी सी, ठीक है, ए गोज टू बी सी, ए गोज टू एफ डी सेट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ए गोज टू बी सी, फिर है हमारा सी डी गोज टू ई, बी गोज टू डी, सी डी गोज टू ई, बी गोज टू डी, और फिर है हमारा ई गोज टू ए, ई गोज टू ए। अब जब आपने ऐसा किया तो सबसे पहले की निकाल देते हैं, ए क्लोजर डिटरमिन ए बी सी, और बी से हमको डी मिल गया तो सी डी मिल गया, सी डी से हमको ई मिल गया, सब कुछ। अब चूंकि ए हमारा
चाइल्ड भी बन जा रहा है, तो जो इसका पेरेंट होगा वो भी की होगा ई। अब ई भी चाइल्ड बन जा रहा है सी डी का, सी डी किसी का चाइल्ड नहीं बन रहा है। हाँ, डी चाइल्ड यहाँ पे बन जा रहा है। सो इन प्लेस ऑफ डी यू कैन प्लेस बी ऑल्सो, बिकॉज डी इज द चाइल्ड हियर, सो दिस सी बी। और बी हमारा कहाँ चाइल्ड बन रहा है या सी कहाँ चाइल्ड बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, यहाँ बन रहा है। तो इन आप कह सकते हो बी यू कैन प्लेस ए ऑल्सो, दिस, है ना, बिकॉज ये ऐसे लिखा हुआ है ए गोज टू बी एंड ए गोज टू सी। तो बी इज द चाइल्ड एंड सी इज ऑल्सो द चाइल्ड ऑफ ए। तो वो तो घूम के ही आ जाएगा, लौट के ही। तो सी ए कुछ मतलब नहीं, क्योंकि ये सुपर की हो जाएगा। ठीक है, सी बी तक देख लेते हैं कि सी बी को फर्दर तोड़ा जा सकता है कि नहीं। तो सी डी को पहले चेक कर लेते हैं, बिकॉज सी डी सुपर की भी हो सकता है। सी डी क्लोजर इज सी डी, यस, सी डी से ई मिल गया, ई से ए मिल गया, ए से बी सी मिल गया, सब कुछ। तो सी डी को अगर अकेला तोड़ेंगे तो सी क्लोजर डिटरमिन सी और डी क्लोजर डिटरमिन डी। तो सी डी हमारा मिनिमल है, तो सी डी इज द की, है ना। और सी बी को भी देखते हैं अगर हम, तो सी बी क्लोजर डिटरमिन सी बी। और ये सब कुछ तो पता, सी बी से सी और बी से डी तो सब पता करेगा, बट इंडिविजुअली देखना है कि ये सुपर की है या नहीं। तो सी क्लोजर डिटरमिन सी एंड बी क्लोजर डिटरमिन बी डी, और बी डी से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सी बी इज ऑल्सो द की। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर की एलिमेंट्स आपको मिल गए। तो प्राइम एट्रीब्यूट सेट जो है वो मिल गया आपको कि ए इज द पार्ट ऑफ की, ई इज द पार्ट ऑफ की, सी इज द पार्ट ऑफ की, and D is also the part of key, and non-prime is only B. So right now check this functional dependency. AC is the key, no problem or at all. Okay, sorry for this. AC is the key, no problem at all. So this satisfy the test of 3NF को satisfy कर रहा है, और CD भी हमारा की है, तो 3NF को satisfy कर रहा है। ई ये भी 3NF को सेटिस्फाई कर रहा है, बट बी गोज टू डी में हमने देखा बी यहाँ पर हमको नॉन की मिल गया। ठीक है, बट डी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट मिल गया। ये देखिए डी जो है प्राइम एट्रीब्यूट सेट में आ रहा, बी नॉन की में। तो ये सेकेंड रूल सेटिस्फाई किया है की बार, पहली बार। तो ये हमारा 3NF को सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो डी शुड बी प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, और हमारा हमको सॉरी बी इज ऑल्सो द प्राइम एट्रीब्यूट, सॉरी बी इज नॉट नॉन की, बिकॉज बी इज प्रेजेंट हियर इन द की। सो ऑल एट्रीब्यूट इज द प्राइम एट्रीब्यूट। बट अगर आप बी टू डी को देखने जाएंगे, बी टू डी को, सो डी में बी चेक किया, बी इज नॉट सेटिस्फाई द रूल नंबर 1 बिकॉज नॉट द प्राइमरी की ऑन सुपर की। तो पहला रूल तो गलत हो गया, बट इन दिस डी इज द क्या है हमारा prime attribute or key element. So all dependencies satisfy my test of 3NF. All. It must be using all. So this table, which table? R, A, B, C, D, E and this table. अब आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कितना मुझसे अभी आपको एक्स्ट्रा जानना पड़ेगा वीडियोस के थ्रू। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस तो अभी मैं दे ही नहीं रहा हूँ, वो बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस अभी आपको दूंगा, तब आपको मज़ा आएगा कि कितना डीप में चीज़ें जाने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता लग गया होगा कि भैया देखो ये 3NF में हो गया। तो 3NF में पहचानने का आसान तरीका है कि सारी डिपेंडेंसीज को रूल नंबर टेस्ट 1 और टेस्ट 2 में से कोई एक पास या दोनों पास करना होगा, जो टेस्ट में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे सुपर की, कैंडिडेट की और सुपर की का फंडा होता है, और यहाँ पे जो बाई है वो आपका प्राइम की एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो भैया लो चेक हो गया यहाँ से। अब 3NF में होने के बाद हम आएंगे सीधा अपना कॉन्सेप्ट कि कौन BCNF में नहीं होते हैं, नॉट इन BCNF। तो नॉट इन BCNF यानी मतलब BCNF में होने का एक ही टेस्ट है कि एवरी FD X goes to by, एवरी FD X goes to by, जहां पर X must be सुपर की
और सी के। इतना ही चेक करना है कि भैया आपका लेफ्ट पार्ट अगर की है तो बस काम खत्म। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग। तो इसको मैं एग्जांपल दूंगा, एक टेबल देता हूं ए बी सी डी, और एक एफडी सेट देता हूं ए गोज टू बी गोज टू सी गोज टू डी। बट अब आपको यहाँ पे ए क्लोजर से ए बी सी डी पता लग जा रहा है, बट आपको यहाँ पर ए से बी सी डी मतलब बी जब आपको केवल की ए मिला तो ये वाला टेस्ट तो पास हो गया, बिकॉज यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको की मिल गया, बट बी इज नॉट द की एंड सी इज नॉट द की। सो डेफिनेटली दोनों हमारे वीसीएनएफ के टेस्ट को फेल कर गई, बिकॉज इनका लेफ्ट पार्ट की नहीं है। तो दिस टेबल इज नॉट इन बीसीएनएफ, तो ये बीसीएनएफ में नहीं है। तो बीसीएनएफ में नहीं है तो इसका सिंपल ये है कि एक ऐसा एग्जांपल दे दो सर जो बीसीएनएफ में हो, तो बस हमें सारा कंडीशन पता लग जाएगा कब बीसीएनएफ में होगा कब बीसीएनएफ में नहीं होगा। तो वो मैं टेस्ट देता हूँ आपको फॉर दिस कि कब बीसीएनएफ में होगा। तो एक टेबल में दे रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल है, आप टेस्ट कर सकते हो उसको कि ए गोज टू बी एंड बी गोज टू सी एंड सी गोज टू डी एंड डी गोज टू ए एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि सारी की हैं यहाँ पे आपकी एक्चुअली में, एंड बी क्लोजर ऑल्सो डिटरमिन बी सी डी ए and C closure determine also C D A B and D closure also determine D A B C. So all are the key in this. ये टेस्ट पास कर गया की, ये टेस्ट पास कर गया की, ये टेस्ट पास कर गया की, ये टेस्ट पास कर गया की। तो आप कहेंगे कि ये सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी बीसीएनएफ के टेस्ट को पास कर गई। सो इट इज इन बीसीएनएफ, दिस रिलेशन इज इन बीसीएनएफ। तो बीसीएनएफ की पहचान कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड पहचान नहीं है, आसान सी पहचान है। बहुत ही सबसे कम टेस्टिंग अगर करनी है बीसीएनएफ में, बिकॉज ऑलरेडी डेटा हमारा इतना फिल्टर होके आ रहा है, सब कुछ इम्प्योरिटी हटती हुई आ रही है। तो हमारी कहानी कुछ ऐसी होगी कि बीसीएनएफ में जो होगा वो 3एनएफ में होगा ही होगा, और जो 3एनएफ में होगा वो 2एनएफ में होगा, और वो 1एनएफ में होगा। सिंपल सा यहाँ पे आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा। और ये सीढ़ियाँ हैं कि 1एनएफ से होके गुजरोगे तो ही 2एनएफ पे जाओगे, 2एनएफ से गुजरोगे तो 3एनएफ पे जाओगे, 3एनएफ से गुजरोगे तो बीसीएनएफ पे जाओगे। एक बार इसको क्रॉस चेक करें कि हमारा बंद ना हो गया हो भाई। बहुत कल 2 घंटे रिकॉर्डिंग और ओबीएस साउंड। तो आई होप अब इस पूरी चीज को आप समझ पाए होंगे, क्योंकि धीरे धीरे इम्प्योरिटीज को हम हटाते जा रहे हैं। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज हटती जा रही हैं वो तो थोड़ा सा डिटेलिंग का मुद्दा है ना। इतनी जल्दी बता पाना वो मेरे लिए आसान नहीं है। उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन सा इम्प्योरिटी हट रहा है। तो कहानी शुरू हुई थी हमारी नॉट इन 1एनएफ से, 1एनएफ से, और ये कहानी आई थी 1एनएफ में, इन 1एनएफ। फिर हमारी कहानी आई थी नॉट इन 2एनएफ। फिर हमारी कहानी आई थी इन 2एनएफ। फिर हमारी कहानी आई थी नॉट इन 3एनएफ, नॉट इन 3एनएफ। फिर हमारी कहानी आई इन 3एनएफ, और फिर हमारी कहानी आई इन बीसीएनएफ। अगर आपको डायरेक्टली तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। नॉट इन 2एनएफ की पहचान थी एमवीए, नॉट इन 2एनएफ की पहचान थी पार्शियल डिपेंडेंसी, नॉट इन 3एनएफ की पहचान है ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी, जिसके बारे में बात एग्जाम क्वेश्चंस में कर लेंगे। और इन बीसीएनएफ में है कि नो ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी होनी चाहिए और नो पीडी होना चाहिए, और इसकी पहचान है कि नो एमबीए होना चाहिए, एमबीए है दिस इज। और इसकी पहचान है कि सिंपल एवरी एवरी लेफ्ट ऑफ एफडी मस्ट बी एसके और सीके, एसके और सीके। बस ये इतने टेस्टिंग कंडीशंस मैंने टोटल आपको दिए हुए हैं, और यहाँ से आपको पूरा नॉर्मलाइजेशन क्लियर कट एक्सप्लेन हो गया होगा, समझ में आ गया होगा।
सो द नॉर्मलाइजेशन इज नॉट द रॉकेट साइंस। आप आसानी से उसको लॉजिकली कनेक्ट करते जाओगे, आपको आसानी से पता लग जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो आई होप यहाँ से आपको नॉर्मलाइजेशन पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। नॉर्मलाइजेशंस के कुछ हम बात करेंगे अभी, कुछ थोड़े क्वेश्चंस पे, और उसके बाद क्लोज कर लेंगे हम नॉर्मलाइजेशन को, और इसके बाद मिलेंगे इसके ऑप्शनल वीडियोस पे।